हमारे मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। तो दोस्तों, पहचानी आपने ये धुन? दोस्तों, कई वर्षों तक सांस्कृतिक पत्रिका सुरभि हमारे घरों में अपनी सुरभि बिखेरती रही। इस सुरभि को एक अभियान की तरह जिसने बनाया, सजाया और संवारा, वो है सिद्धार्थ काक। सिद्धार्थ जी के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं जो हमारी बातचीत के बीच धीरे धीरे उजागर होंगे, क्योंकि वो स्वयं एक सुरभि की तरह आए हैं बनकर हमारे मेहमान। आइए सिद्धार्थ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। जी शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। हमें पता है कि सुरभि के अलावा भी आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन सुरभि आपके व्यक्तित्व के पहचान से जुड़ गया है। तो क्या था इस सुरभि का स्रोत? कहाँ से महकी थी ये? देखिए, जब कुछ होना होता है जी। वो होता है, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे पहलू होते हैं किसी की जिंदगी में, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व देता है आपके परिश्रम, आपके हार्डवर्क के साथ थोड़ी बहुत लक, चांस। अगर वो आपके साथ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो एक ऐसा मौका आया कि सुरभि बनस्पति ये कि हम दूरदर्शन को प्रपोजल दे, दूरदर्शन ने हमको प्रपोजल दिया जी, कि अच्छा। हम इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं और क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं, आप कुछ हमको एक दायरा दे सकते हैं, इसके लिए फ्रेमवर्क दे सकते हैं। तो मुझे उस वक्त लगा कि मेरी पूरी जिंदगी जो है तब तक वो इसी मौके के लिए थी, क्योंकि जिस तरह का मेरा टेम्परामेंट था, जो मैं काम करना चाह रहा था, और मैं बहुत बुरा एक्टर रहा फिल्मों में। मुझे मालूम था मैं किसी और का रोल अदा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी तरह से पेश कर सकता हूँ, तो लेकिन वो कहाँ मौका है। सुरभि जैसे प्रोग्राम से पहले वो उस तरह के जो टेलीविजन पर्सनैलिटी जैसे कहते हैं, मेरे ख्याल से नहीं थे। वो अनाउंसर्स थे, लेकिन टेलीविजन की पर्सनैलिटीज नहीं थे। तो ये मुझे लगा कि ये मेरे लिए जो काम है वो एक टेलीविजन एंकर या पर्सनैलिटी का काम मुझे बहुत सूट करता है। तो उस वक्त जो हमने प्रपोजल जो दूरदर्शन को दिया वो टोटली परफेक्ट प्रपोजल था, जो उन्होंने एक लाइन भी उसको बदली नहीं, और तभी शुरू हुआ सुरभि का किस्सा। जी, अच्छा सिद्धार्थ साहब, सुरभि की बातें तो अभी बहुत सारी करनी है, बहुत सारे सवाल हमारे जहन में जिसे पूछना है, लेकिन पहले हमें ये बताइए कि आपका सफर यूं तो पत्रकार के रूप में शुरू हुआ था और एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप से भी आप जुड़े थे। तो आप चाहते तो कॉर्पोरेट जगत में एक अच्छी नौकरी कर सकते थे, मतलब उसमें बहुत तरक्की थी। तो अचानक आपने रास्ता क्यों बदल लिया? आप समझ लीजिए कि मैं इसी रास्ते के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि आप अगर एक्टिंग भी करें, प्रोडक्शन भी करें, तो जिंदगी का अनुभव होना चाहिए आपको। जब तक कि आपने अलग अलग पहलुओं को एक्सपीरियंस नहीं किया, आप अपने काम में वो निचोड़ नहीं ला सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली ये जो क्रिएटिव काम भी जो होता है वो एक प्रैक्टिकल दायरे में रहता है, उसको आपको लोगों तक पहुंचाना है, पेश करना है। तो जो भी मुझे एक्सपीरियंस और अनुभव मिला इंडस्ट्री में, लिखने में, न्यूज़पेपर में भी काम करता था, वो सारा जो है बड़ी अच्छी तरह से मैं उसका प्रदर्शन कर सका सुरभि के द्वारा और टेलीविजन के प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्रीज के द्वारा। सुरभि से पहले मैं डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा था। जी जी। और एक एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होती है, एक एडवेंचर होता है, क्योंकि आप कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। जैसे हम माउंट एवरेस्ट पे गए, जैसे हमने राज कपूर जी के साथ एक आखिरी उनके साथ उनकी फिल्म बनाई, तो ये चीज़ें बहुत यादगार हैं। जी, और लता जी और नूरजहां जी पर भी आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो एक ऐसा मौका था जब मॉर्टल मैन इमॉर्टल मेलोडीज उसका नाम है, अंग्रेजी नाम है, लेकिन वो ऐसा प्रोग्राम बना। पहले एक प्रोग्राम था जिसमें पहली बार और आखिरी बार लता जी और नूरजहां जी एक ही मंच पे, एक ही जगह पे उन्होंने प्रोग्राम एक साथ पेश किया। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं है कि नूरजहां जी वहाँ स्टेज पे गा रही हैं और लता जी विंग्स में देख रही हैं कि नूरजहां जी के गाना वो क्या गा रही हैं, कैसी गा रही हैं। क्योंकि एक ज़माने में लता जी ने नूरजहां जी को बहुत माना था एज ए मॉडल, रोल मॉडल। दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग व्हिच आई कैन नॉट फॉरगेट। जी।
अच्छा, बात चली है लता जी और नूरजहां जी की, तो अब एक सुरीला सा गीत हमें याद आ रहा है। हालांकि पसंद आपकी होनी चाहिए, तो आपकी पसंद का कौन सा गाना हो जाए? लता जी का गाना जरूर। कौन सा गाना चुने लता जी का जो मैं आपको इस वक्त सुनाऊं? एक मुझे याद है, मैं राज कपूर साहब पे एक फिल्म बना रहा था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उसके दौरान उनकी उस वक्त एक फिल्म बन रही थी, हिना जी। उसमें लता जी एक गाना गा रही थी उनके लिए, तो मैं उनके स्टूडियो में पहुंचा उसको फिल्माने के लिए। और जो मैंने वो एक किस्सा फिल्माया जो आपको उस फिल्म में नजर आएगा, वो गाना था चिट्ठिए। और एक्चुअली राज कपूर साहब ने करीबन पूरे जेस्चर्स के साथ और एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स के साथ गा के, समझ लीजिए, लता जी को सुनाया कि वो कैसे चाह रहे थे इसको गाना गाया जाए। और लता जी बहुत ही पेशेंटली स्टूडियो में अपने रिकॉर्डिंग बूथ में सुनती रहीं और मुस्कुराती भी थी, क्योंकि वो राज जी बहुत इमोशनल हो जाते थे उस पर। और ये गाना उन्होंने गाया, और ऐसा खूबसूरत गाना मैंने बहुत ही कम सुना है उनका। जरा गुनगुना के सुनाइए तो कुछ बात बने। लता जी के मुकाबले पे नहीं। आप उनको ही सुनिए, बहुत ही मुश्किल गाना है। दोस्तों, ये गीत तो अभी आपने सुना और हमारी बातें चल रही थी सिद्धार्थ साहब के साथ। सिद्धार्थ जी बता रहे थे राज कपूर साहब के बारे में। सिद्धार्थ जी, राज कपूर साहब पे जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई वो हमारे श्रोताओं को भी याद होगी, बहुत चर्चित हुई थी। तो शोमैन राज कपूर साहब को आपने नजदीक से देखा, तो कैसा रहा वो अनुभव? कोई वाकया याद आता है अनुभव के बारे में कुछ? राज जी बहुत ही एक जेनरस, खुले दिल के इंसान थे और वो सबकी बात सुनते थे और सबसे बातचीत करते थे। उन्होंने कहा था कि जो मैं फिल्म्स बनाता हूँ वो आर्ची कॉमिक्स पे बेस्ड है, मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता हूँ। और सचमुच में जो है वो जो भी उनकी फिल्में थी वो बहुत ही आम लोगों तक पहुँचती थी, क्योंकि बहुत ही साधारण, सिंपल, इमोशनल फिल्में वो बनाते थे। ग्रेट फिल्म मेकर। मेरी वाइफ गीता ने भी उनके साथ कई फिल्मों में काम किया
और एक फिल्म में वो जो काम करनी थी, राम तेरी गंगा मैली। तो उस फिल्म में वो जब उन्होंने प्रीव्यू किया उस फिल्म का, करीब ख़त्म भी हो गई थी, तो उसमें मेरे कुछ आइडियाज़ आए कि फिल्म का एक रूप इधर से कुछ आप शिफ्ट कर सकते हैं, या यूं का ऐसे क्यों ना करें आप, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा उसमें ड्रामा और इंटरेस्ट होगा ऑडियंस के लिए। तो मैं तो बिल्कुल मामूली, मैं तो कोई ना राइटर था, ना कोई माना जाता था कि मैं फिल्म मेकर हूँ, एज ए फीचर फिल्म मेकर कम अज़ कम। लेकिन उन्होंने उसी वक्त किसी पार्टी में थे, हम बात कर रहे थे, वो सारी पार्टी रोक ली, राइटर को बुलाया और कहा सुनो सुनो भाई इनसे ये क्या कह रहे हैं। बाकायदा उन्होंने अपनी शूटिंग कैंसिल की और जो सजेशंस वगैरह थे राइटर से लिखवा के वो दोबारा फिल्म का जो है उसका सेगमेंट वो जो फिर से शूट किया। दिस इज़ राज कपूर, जो मतलब जो फिल्म बनाने के लिए उनको कोई इतराज़ नहीं था किसी से भी सुनने का, क्योंकि वो जो फाइनल जो क्रिएशन थी वो उनकी ही तो थी। सो आई थिंक ही वाज अ ग्रेट फिल्म मेकर। अच्छा, गाता जाए बंजारा जो डॉक्यूमेंट्री थी, ये भी बहुत चर्चित हुई थी, तो इसकी क्या कहानी थी, इसके बारे में कुछ बताइए। गाता जाए बंजारा वो एक इतिहास है अपने हिंदी फिल्म संगीत का। तो उसमें तो हमने बहुत ही रिसर्च किया और मुझे हमेशा ये लगा था कि हम जब फिल्म का इतिहास पेश करते हैं तो एक्टरों का ही इतिहास पेश करते हैं, प्रोड्यूसर्स का इतिहास पेश करते हैं, लेकिन जो गाने गाते हैं और जो गाने लिखते हैं उनके बारे में ज़्यादा कोई कुछ ना सोचता है ना बोलता है। और सच पूछिए तो सबसे ज़्यादा याद जो होता है हमें उनके गाने ही याद होते हैं। जी। तो मैंने गाता जाए बंजारा पे गानों का इतिहास पे एक पूरा रिसर्च करके एक सीरीज़ बनाई और वो हमने दूरदर्शन के लिए बनाई थी। और उसमें जो हम कहाँ कहाँ पहुँचे मैं क्या बताऊँ, कौन से पुराने सिंगर से हमारी मुलाकात हुई और उनकी यादें आई, यहाँ तक कि जो मुझे लगता है कि अभी हिंदुस्तान में और ऐसा कहीं है ही नहीं जो मैंने देखा कि के.एल. सहगल साहब जो इतने मशहूर माने गए सिंगर हैं, किसी ने कभी फिल्मों के अलावा या फोटोग्राफ के अलावा के.एल. सहगल का रूप कहीं देखा नहीं है। ना उनको नॉर्मली बोलते हुए सुना हो, डायलॉग बोलते हुए सुना होगा किसी फिल्म में, बातचीत करते हुए कभी देखा नहीं होगा, या किसी आउट ऑफ द फिल्म की सिचुएशन में मूविंग पिक्चर कहीं देखी नहीं। लेकिन हमें एक ऐसे कलेक्टर से मुलाकात हुई जिनके पास के.एल. सहगल साहब की अपने घर की होम वीडियो था। चलिए आज हम वीडियो कहते हैं, होम मूवी थी, क्योंकि उसको वो सुपर 16 mm में या सुपर 8 mm में उसको फिल्म करते थे। तो उसमें ऐसे विजुअल्स हैं जिसमें अपने सहगल साहब जो हैं गाड़ी चला रहे हैं अपने टोपी पहन के, सहगल साहब जो हैं एक शिकार पे निकले हैं, घोड़े पे बैठे हैं जी। और उनकी पत्नी भी जो है उनके साथ हैं, दोनों के पास गन भी है, उनका पिकनिक चल रहा है और रोटियां खा रहे हैं वहाँ पे ज़मीन पे। तो ये पहलू जो हैं के.एल. सहगल के, ये बहुत ही रेयर पहलू जो हैं हमने गाता जाए बंजारा में पेश किए थे और हमें भी एक नया अनुभव हुआ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म सॉन्ग। सिद्धार्थ जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है और बातें तो बहुत लंबी हैं, लेकिन बीच बीच में गाने भी हम सुनते जाएं तो बातचीत का ये सफ़र सुरीला ज़्यादा हो जाता है। तो कौन सा गाना सुनवाएं आपकी पसंद का? मेरी पत्नी गीता और मैं समझते हैं कि शायद हमारे जहन में जो सबसे खूबसूरत गाना सहमा हुआ और बहुत ही मधुर जो हमने सुना है, हमें अच्छा लगा है, वो एक पंडित रविशंकर जी का गाना है और उन्होंने वो फिल्म अनुराधा में बनाया वो उस फिल्म के लिए, और गाने का नाम है हाय रे वो दिन क्यों ना आए।
आपने गुनगुनाया और गीता जी का नाम भी लिया तो हमें ऐसा लग रहा है गीता जी आपके जहन में छाई हुई हैं, आपके आसपास हैं। तो हमें एक नाटक याद आ रहा है, मृच्छकटिकम, जो कि शूद्र का नाटक था और उसका हिंदी अनुवाद मिट्टी की गाड़ी MS सेथु ने जिसे निर्देशित भी किया था। तो उसमें आपने चारुदत्त की भूमिका निभाई थी और ये नाटक भी काफी चर्चित हुआ था। कहने का मतलब ये है कि थिएटर ने आपको बहुत कुछ दिया। तो क्या गीता जी भी आपको थिएटर से मिली? हाँ, ये एक समझ लीजिए एक थिएटर की देन है और बड़ा अच्छा किस्सा है। मैंने तो देखा पहले उनको थिएटर में ही, और उस वक्त जब मैं मिला उनसे, वो MS सेथु साहब की बहुत ही मशहूर फिल्म, जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी, उनको भी खुद उस पर अवार्ड मिला, सेथु साहब को भी मिला और गीता को भी मिला। वो फिल्म थी गर्म हवा, और गर्म हवा के भी मतलब डायलॉग्स और गाने, वाह, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल यूनिक हैं। वहाँ बलराज साहनी साहब की वो उसमें वो बेटी थी, और उसमें वो बहुत ही टचिंग और मूविंग सीन है जहाँ वो सुसाइड कमिट करती हैं। तो ये यादगार सीन है। तो वो फिल्म उस वक्त कंप्लीट हो रही थी जब मैं उनसे पहले मिला, और वो मैं बड़े अजीब तरीके से मिला। मैं एक अंग्रेजी प्ले में मेरी उनकी मुलाकात हुई। वो उनकी पहली अंग्रेजी प्ले थी। मैं उस वक्त अंग्रेजी प्लेज में ही काम करता था। मैं नया बॉम्बे आया था। मैं उस वक्त बड़े कंपनी में काम कर रहा था और मैं अपने स्पेयर टाइम में थिएटर करता था। लेकिन क्योंकि मुझे हिंदी कुछ खास आती नहीं थी, तो मेरे एक डायरेक्टर थे दिल्ली के, जो उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था दिल्ली में काफ़ी कॉमेडीज़ वगैरह, अंग्रेजी कॉमेडीज़ में। तो उन्होंने कहा कि भैया सिद्धार्थ, मैं एक प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही मशहूर प्ले था जी। अपने बहुत ही रिस्पेक्टेड प्ले राइट श्री विजय तेंदुलकर जी का प्ले था, साखाराम बाइंडर। वो इतना पॉपुलर प्ले था, उसके 3 वर्जन चल रहे थे। एक मराठी में जिसमें वेल नोन एक्टर नीलू फुले उसका मेन रोल अदा कर रहे थे साखाराम का, और एक हिंदी वर्जन था जो अपने जनाब अमरीश पुरी जी उसको पेश कर रहे थे लीड रोल में साखाराम का। एक गुजराती वर्जन भी था और एक अंग्रेजी वर्जन में मैं साखाराम प्ले कर रहा था। और मेरी जो 7वीं मिस्ट्रेस वो गीता जी थी जी। वो निकल आई कि वो मेरी पहली पत्नी और आखिरी पत्नी हुई, लेकिन वहाँ पे प्ले में मेरी 7वीं रखेल थी और बहुत ही पावरफुल प्ले था। वो प्ले कंट्रोवर्शियल रहा, काफ़ी लैंग्वेज काफ़ी एक्सप्लोजिव थी जी। और मुझे हैबिट नहीं है, लेकिन गालियाँ बहुत देनी पड़ी उसमें। लेकिन एक तरह से बड़ा मज़ा आया कि वो एक चीज़ हम कर रहे थे जो अलाउड नहीं था। लेकिन उस प्ले के दौरान मुझे गीता मिली। वो प्ले 1.5 साल चला, उसमें हमारी मुलाकात भी हुई और फिर उसके बाद हमारी शादी भी हुई। तो गीता जी के लिए एक गीत आपको सुनाना होगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आपके घर में गीता जी का शासन चलता है या आपका शासन चलता है? ये जो मैं गाना सुनाऊंगा उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किसका शासन चलता है, क्योंकि गाने से कुछ हद तक आपको अंदाजा होगा, लेकिन फिल्म के नाम से आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि फिल्म है यस बॉस। जो भी चाहो हो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, इतना सा ख्वाब है।
से रहो सदा, मुझ पे लोग हो फिदा, हसीनाए भी दिल हो खोती। दिल का ये कमल खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती। तेरे मान जा ऐ खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं ज्यादा नहीं मांगता। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अच्छा सिद्धार्थ जी, आपने कुछ फिल्मों में भी अभिनय किया है, तो जैसे फिल्में हैं सुराग, सुराग में आपने खलनायक का रोल अदा किया था, अर्थ है, 100 दिन सास के, ऐसी कई फिल्में जिसमें अभिनय किया है। तो ये शौक आपको बचपन से ही था या बाद में आपने विकसित किया इसे, फिल्मों में अभिनय का? क्या है कि कॉन्ट्रडिक्शन रहा मेरी लाइफ में। मेरी जो स्कूलिंग थी वो एक अंग्रेजी स्कूल में थी। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंडफादर और मेरी स्टेप ग्रैंडमदर जो थी, जो मेरी असली ग्रैंडमदर नहीं थी, वो तो इंग्लैंड की थी। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कश्मीर के आखिरी प्राइम मिनिस्टर थे, और मेरे जो पूरी एक्सपीरियंसेस चाइल्डहुड की थी उनके साथ रही। मेरे अपने पिताजी और माताजी के साथ भी इतना ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि वो आर्मी में थे और वो खूब उनके वे टूर्स होते थे, तो एक जगह में नहीं रहते थे। तो मेरे स्कूल में जब भेजा गया तो वो नॉर्थ में भेजा गया, जहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते थे। तो मैंने उनके शरण में मेरी स्कूलिंग हुई। ज़्यादातर मेरी जो अंग्रेज़ी जो थी वो ज़्यादा डेवलप थी, तो मैं हिंदी बोल ही नहीं पाता था। लेकिन एक बात डेफिनेट थी कि रेडियो हमेशा ऑन होता था और मैं विविध भारती सुनता रहता था। अब आप सामने हैं और मैं ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन में हूँ, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जो भी हिंदुस्तान के बारे में एक अनुभव हुआ, जो इंडिया के वैल्यूज़ और इमोशंस जो हैं, उसकी फ़िलॉसफी जो है, एक तरह से मुझे हिंदी फिल्म गानों से मिली। और विविध भारती जो है वो मेरे लिए बहुत यादगार है। ये प्रोग्राम्स आते थे अलग अलग गानों के, और उसमें रफ़ी साहब के गाने, हेमंत कुमार जी के गाने, और लता जी, आशा जी और किशोर जी के जो गाने थे वो बहुत ही फीलिंग्स से भरपूर थे, बहुत ही मधुर होते थे। तो कितना भी मेरा अंग्रेजी माहौल था, मैं हमेशा थ्रू विविध भारती अपनी संस्कृति से जुड़ा रहा। आई यूज्ड टू लव हिंदी सॉन्ग्स। तो लोग अपने चिट्ठियाँ लिखते थे। वो एक शहर हमेशा आता था, क्या उसका नाम था, ये झुमरी तलैया। झुमरी तलैया कहाँ है वो जगह? तो मैंने जब शुरू भी किया तो मैंने प्रयत्न किया कि भैया झुमरी तलैया पता तो करो कहाँ पे है, और पता चला कि कहीं बिहार में कोई एक इलाका है जहाँ पे झुमरी तलैया है। और मैंने टीम भी भेजी, वहाँ पे कुछ रेडियो स्टेशन है वहाँ पे, या लोग बहुत ऑल इंडिया रेडियो को जानते हो समझते हैं, ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन झुमरी तलैया तक हम पहुंचे, और वो भी इसलिए कि मैंने पहले उसका नाम विविध भारती में सुना। अच्छा, आपने स्कूलिंग की बात की तो हमें याद आ रहा है कि शिमला में आपकी पढ़ाई हुई थी, उसके बाद दिल्ली आए थे आप, लेकिन जन्म आपका कश्मीर में हुआ था जी। तो कश्मीर को याद करके आपको कैसा लगता है? उस समय का कश्मीर जो देखा होगा और आज के कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज मिस करते हैं आप? कश्मीर की हवा। क्या है कि आप समझ लीजिए कि ये एक फीलिंग होती है जब आप अपने देश में रहकर भी अपनी ज़मीन के करीब नहीं हो सकते। तो हमको याद है कि हम जब वो एक जवाहर टनल है, हम जब अपनी छुट्टियों के लिए कश्मीर जाया करते थे, तो जम्मू की तरफ से आप टनल से दूसरी पार आते हैं तो एक कश्मीर का जब पहले नज़ारा आता है और वो ठंडी ठंडी वादियाँ, मतलब आपको उसकी फीलिंग्स आती हैं, तो पूरा एक परिवर्तन होता था अपने कैरेक्टर में, अपनी फीलिंग्स में। वो खो गए हैं। वहाँ के लोकगीत बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, आपको कोई याद है आज? नहीं, कश्मीर की जो लोकगीत हैं उसकी ज़बान अलग है, उसका जो है एक रिदम अलग है। और कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो एक्चुअली फोक थिएटर है वहाँ। और मैं कहूँ कि कश्मीर में सबसे आपको ज़्यादा जो आवाज़ आपको मिलती है ख़ासतौर पे विविध भारती से, वो रफ़ी साहब की है।
के वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवा में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बिठाया न, आवाज ही दी न, वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा। सिद्धार्थ जी, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, सुरभि के अलावा आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। तो सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री आपकी कौन सी थी और कैसे आपके मन में विचार आया था बनाने के लिए? मेरा ख्याल है कि कश्मीर पर आपने बनाया था। हाँ, मुझे लगा कि पहली जो डॉक्यूमेंट्री बनाए वो अपने जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर है अपनी स्टेट के बनाएं और अपने कल्चर और फोक थिएटर पे बनाएं। भांड होते हैं, फोक आर्टिस्ट होते हैं कश्मीर के, उस पर मैंने बनाया और वो सफल रहा अपने हिसाब से। फेस्टिवल्स वगैरह में गया और मगर बहुत बुरी फिल्म थी, माफ़ कीजिए, मेरी पहली फिल्म थी। मुझे समझ में नहीं आया था कि किस तरह से फिल्म बनाते हैं। धीरे धीरे मुझे अनुभव मिला कि फिल्में कैसे बनाते हैं और आप आखिर में आप समझ लीजिए कि जब हम सुरभि बनाने लगे तो हर हफ्ते हम 3-4 छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहते थे और ऐसे हमने 11 साल किया। तब फिर हम बंज गए, फिर बंजे हुए थे उस मामले में। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में सबसे पहले ये बहुत चैलेंजिंग काम है और बहुत इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि आपको एक कोरा कागज मिलता है जी। किसी ने आपके लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, कोई आपको बताता नहीं है कि कैमरा कहाँ रखना है, कोई आपको कोई समझ में नहीं आता है कि भाई अगर मैं इंटरव्यू करूंगा तो ये क्या वो कहने वाला है, मेरे हिसाब से कोई कहेगा ये कुछ और ही कह देगा, फिर किस तरह से इसको एडिट करेंगे, म्यूजिक का आप कहाँ से लगाएंगे। तो ये एक पूरा जो है एक फुल आर्टिस्ट्री का काम है जिसमें सारे आपके जो सेंसेस हैं वो उसमें लगते हैं डॉक्यूमेंट्री में। फीचर फिल्म में एक राइटर डायलॉग लिखता है, एक एक्टर एक्टिंग करता है, एक डायरेक्टर डायरेक्शन, एक फाइट मास्टर है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, तो अलग अलग लोग अपने टीम वर्क में उसको करते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में आपको सब कुछ एक साथ सोचना पड़ता है और वो ही बहुत एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग काम है जी। अच्छा, भांड जश्न जो कि पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी आपकी, तो इस पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था आपको। जी। तो कैसा रहा वो अनुभव जब आपको पता चला था? तो वो दिन नहीं, मुझे लगा कि वो जो बैंक का जो लोन मुझे देना है, चलिए कुछ तो मुझे रिकग्निशन मिली उस प्रॉब्लम के लिए और वो जो है वो बोझ उठाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे और भी ज़्यादा जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली जब हमने फिल्म ऑन माउंट एवरेस्ट की। मैं वो उस एक्सपीडिशन पे था 1984 में, जब हिंदुस्तान की पहली महिला जो है माउंट एवरेस्ट विश्व के सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ी, सफलता उसको मिली। वो विश्व की 5वीं ऐसी महिला थी जो उस चोटी पे चढ़ी। मैं उस एक्सपीडिशन में था और ये एक ऐसा अजीब सिलसिला भी था कि मैंने कभी फॉर्मली प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं की थी माउंटेनियरिंग में। मुझे मालूम नहीं था कि वो कैसे खास वो एक एक्स को कैसे उठाते हैं, वो बूट्स जिसमें वो नेल्स वगैरह होते हैं वो कैसे पहनते हैं, और कोई सिखाने वाला भी नहीं था। और हमने पहाड़ी चढ़ी और हम जिंदा भी रहे, बड़े बड़े हमारे एडवेंचर्स भी हुए उस रास्ते में, एवलांचेस देखे, 2 लोग मरे हमारे एक्सपीडिशन के दौरान,
और उस ठंड में 18,000 फुट पे हम कुछ 4 महीने रहे। मुझे याद है रात भर हम कभी किसी आदमी की टांग टूट गई थी तो उसको पहाड़ी से उतारे तो मेरे साथ में सो रहे थे, किस दुख में वो सो रहे थे। कैसे आप रोजाना का काम अपना चलता है इतनी ठंड में, वहां पे तो आपको अपने टेंट को साफ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर पानी गिर जाए तो आप उसको 10-15 मिनट रहने दीजिए तो वो बर्फ बन के आप उसको उठा के फेंक दीजिए, फिर तो उसको पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। और वहां तो धूल का सवाल ही नहीं है क्योंकि बर्फ ही बर्फ है। उस पे जो मैंने फिल्म बनाई, 4 महीने जो मैंने काटे, और फिर आखिर में वो जब फिल्म बनी और फिर उसको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला, तो मुझे लगा कि ये जो मैंने करीब 1 साल अपनी फैमिली से अलग होकर ये फिल्म बनाई, इसका मुझे एक रिवॉर्ड मिला है, मुझे एक सेटिस्फैक्शन हुई। क्योंकि इसके साथ में, इस फिल्म के साथ मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक लेसन मुझे इसमें मिला। और मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में एक मोड़ आया उसमें, और मुझे एक नई दिशा दिखी। और वो ये था कि जिस दिन मैं बेस कैंप से कैंप 1 तक जाने का प्रयत्न हुआ बाकी टीम के साथ, बेस कैंप तक तो कोई भी ट्रैकर जा सकता था, काफी टफ ट्रैक है, लेकिन बेस कैंप के बाद ओनली प्रोफेशनल माउंटेनर्स जाते हैं। वहां पे बहुत एवलांचेस होते हैं जहां लोग मर भी चुके थे। और वहां पे एवरेस्ट के रूट पे वो पहला एवलांच रिडन रूट है जहां पे सबसे ज्यादा लोग वहीं पे मरे हैं। जब मैं गया तो 200-300 लोग मर चुके थे वहां पे, विश्व के क्लाइंबर्स में से। वहां पे क्या है कि हमेशा वो पूरी चीज जो है वो चलती जा रही है, बर्फ मूव कर रही है। कहीं भी आप रुकते हैं तो वो आपके ऊपर गिर सकता है। और अगर आप कहीं पे शाम हो जाए और आपने उस आइस फॉल को जिसे कहते हैं पार नहीं किया हो, तो आप दूसरे दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर -60 हो जाता है और आप बाहर कभी जिंदा नहीं रहेंगे। और मैं तो ऐसे ही मतलब बॉम्बे वाला वहां पे चल रहा हूँ कैमरा के साथ। तो उस दिन जाने से पहले मैंने अपनी वाइफ को एक चिट्ठी लिखी कि गीता, मैं ये कर रहा हूँ, तुम समझोगी मैं पागल हूँ कि अगर मैं वापस नहीं लौटता हूँ कि क्या एक फिल्म के लिए मैंने अपनी जिंदगी दे दी, छोड़ दी, मगर ये वजह है। और मैंने वजह दी कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और अगर मैं लौटता हूँ तो मैं ये चिट्ठी पूरी करके आपको दूंगा, नहीं तो मेरा दोस्त जो है वो आपको पोस्ट कर देगा वो चिट्ठी। और क्योंकि हम कई महीनों से बातचीत ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो लेटर जो है एक याक, जो एक वहाँ की जो पहाड़ी गाय जो है उसके पीठ पे आती थी, तो जब तक उनकी चिट्ठी आती थी और मैं पढ़ता था तब तक तो 2 हफ्ते निकल जाते थे, 3 हफ्ते निकल जाते थे, तो फिर मैं चिट्ठी भेजता था। तो मैं आखिर 2 हफ्ते के बाद वापस लौटा और जिंदा ही लौटा, बड़े भयानक अनुभवों के बाद। और फिर मैंने वो चिट्ठी कंप्लीट की। वो उन्होंने बहुत ही सेफली अपने लॉकर में वो चिट्ठी लिखी है, 15 पेज की चिट्ठी है। मगर मुझे लगा कि अगर मैं उस दिन और उस वक्त एवरेस्ट पे नहीं चढ़ता तो उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे मालूम होता, दुनिया शायद नहीं जानती लेकिन मैं जानता कि आई एम अ कावर्ड, मैं डरपोक हूँ। सिद्धार्थ जी, बड़े कठिन रास्तों से आप गुजरे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, और ये जो हमारा प्रोग्राम का सफ़र है, हमारे मेहमान कार्यक्रम, इसका सफ़र थोड़ा सा गंभीर हो रहा है, तो अपनी गंभीरता को दूर करने के लिए एक आपकी पसंद का कोई अच्छा सा सुरीला सा गीत हो जाए। ये भी एक गाना है जो मेरी वाइफ और मैं गाया करते थे जब मेरी बेटी अंतरा पैदा हुई। जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, आए
खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगे जीवन की बगिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे मेहमान कार्यक्रम और हमारे आज के मेहमान हैं अभिनेता, पत्रकार, डॉक्यूमेंट्री और धारावाहिक निर्माता। और एक बात और जोड़ते सिद्धार्थ साहब कि जाने माने स्वाद विशेषज्ञ। तो सिद्धार्थ जी, ये पकवानों पर लिखना कैसे शुरू किया था आपने? पत्र पत्रिकाओं और टीवी के जरिए बहुत सारे पकवान बनाने आपने सिखाए थे लोगों को। आप अभी मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मगर आपने जिन्होंने मुझे टीवी पे देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मेरा साइज भी कितना है, हाइट भी काफ़ी है और मेरी विड्थ भी बहुत है। जी। खाने पीने का शौक तो मुझे कश्मीर से है। आपको पता नहीं है कि कश्मीर में बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है और वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनकी खासियत है। और एक बड़ा खाना जो है वो उसको वाजवान कहते हैं और कश्मीरी पंडितों का भी जो है बहुत ही अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। उसमें टमाटर और प्याज नहीं डालते हैं, उसमें सिर्फ सौंफ और सोंठ होती है। बहुत ही लजीज टेस्ट है। तब से मुझे शौक है। और मेरी माँ जो थी उनको शौक था एक्सपेरिमेंट करने का, नए नए खानों का। मेरे पिताजी जो हैं वो नहीं उसमें इंटरेस्टेड थे। वहाँ से मैंने बहुत कुछ समझा और सीखा। और इसलिए मुझे लगता है कि जब आप खाना खाते हैं उस वक्त आप सबसे सुखी हैं, क्योंकि वो आपकी एक बहुत ही अहम ज़रूरत जो है वो पूरी हो रही है और बड़े अच्छे माहौल में आप बैठे हैं, तो कोई चिंता नहीं होती उस वक्त। तभी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है वो आपके खाने के टेबल पे ही हो जाती है कि आप किसी को बिजनेस लंच पे बुलाएं या बिजनेस ब्रेकफास्ट पे बुलाएं। और मेरी पत्नी जो है वो उस दिन का इंतज़ार कर रही है और मैंने उनको काफ़ी कहा है कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा पूरा किचन मैं ही संभालने वाला हूँ। क्योंकि मुझे लगता है खाना पकाना भी जो है वो एक कला है। जो ऑर्डिनरी खाना पकाना होता है रोज़ाना का, और वो तो एक ड्रजरी है। और मुझे लगता है कि किसी पत्नी को, किसी औरत को वो पसंद नहीं आएगा जो करना पड़ता है उनको, ना मुझे आएगा। लेकिन अपने करीब वालों के लिए कुछ एक दिन कुछ बनाना, अपने दोस्तों के लिए कुछ बनाना, वो जो रंग और जो स्वाद और जो रूप जो हैं अलग अलग चीज़ों के, जो शेप्स हैं, साइजेस हैं, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, वो तो एक पेंटर की पैलेट की तरह है। वो भी तो कला है। वैसे आप जो व्यंजन तैयार करते हैं तो उसमें आपकी श्रीमती जी गीता जी की क्या टिप्पणी होती है? कैसी एम्पायर सिद्ध होती है उस वक्त? नहीं, उनको वो किचन और कुकिंग का कुछ खास मजा नहीं। तभी तो वो इंतजार कर रही है मैं जल्दी रिटायर हूँ और मैं किचन को संभालूं। वो अब ये है, अलग बात है कि वो कश्मीरी खाने को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सीखा है। अब उनको थोड़ी एलर्जी होती है, उनको हीट एलर्जी वगैरह है और उनके कुछ ऑपरेशन वगैरह भी हुए हैं, तो वो इतनी आसानी से खड़ी नहीं रह सकती हैं कि किचन में काम करने के लिए। तो वो थोड़ी बाधाएं तो आ गई हैं, लेकिन जिस दिन वो खाना बनाने का प्रयत्न करती हैं तो ज़रूर वो दिन बहुत स्वादिष्ट होता है। जी। अच्छा सिद्धार्थ जी, अगर विविध भारती की टीम सिद्धार्थ साहब के घर पे पहुंच जाए तो कौन सा व्यंजन बनाकर खिलाएंगे, ये बताइए। आपको कश्मीरी खाना खिलाएंगे जी। सबसे पहले संगीत से जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज आपने बनाए हैं, लता जी पर, नूरजहां जी पर और भी तमाम। उन डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में हमारे दोस्तों को बताइए कुछ। मैं समझता हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं जिसमें संगीत और म्यूजिक ने एक रोल प्ले किया है। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैंने बाकायदा सिर्फ ही संगीत पे डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाए हैं, लेकिन संगीत या म्यूजिक हर एक डॉक्यूमेंट्री में बहुत ही अहम उसका जो एक जगह है। जो भी डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा
कि इस विषय को आप मत भूलिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं तो उसमें जो मूड होता है फिल्म का, वो म्यूजिक से बहुत उभर के आता है। और मुझे लगता है जो फीचर फिल्म बनाते हैं उनको फिल्म इतनी रियलिस्टिक बनानी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्री जैसे हो, और जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं उनको अपनी फिल्में इतनी इमोशनल बनानी चाहिए जैसे वो कि फीचर फिल्म्स के करीब आ जाए जी। और उसको और आगे बढ़ाने में म्यूजिक बहुत ही एक रोल प्ले करता है। और म्यूजिक जो है, मैंने कई बार देखा है डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में, वो कोई म्यूजिक लगा दिया, वो कोई डांस म्यूजिक चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। म्यूजिक तभी अपना रोल प्ले करता है जब लोगों को एहसास नहीं होता है कि म्यूजिक चल रहा है उसमें। वो इतना मूड को मैच करता है कि आपको मूड ही महसूस होता है, म्यूजिक नहीं महसूस होता है। इसी तरह से म्यूजिक की पिक्चराइजेशन भी मुझे बहुत प्रभावित करती है। और मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ, आप गाने को सुनिए, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सुनाइए। लेकिन जिन्होंने फिल्म भी देखी हो तो उसकी पिक्चराइजेशन बहुत कमाल की है और ये बताती है कि किस तरह से पिक्चराइजेशन और म्यूजिक एक दूसरे को एक ही अलग ही चोटी पे पहुंचाते हैं। ये फिल्म है ब्लैकमेल और ये गाना है पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सिद्धार्थ साहब, आपके लिए सुरभि की शुरुआत एक चुनौती थी, बाद में तो सुरभि का कारवां काफी लंबा चला और काफी मशहूर हुआ। तो आप क्या मानते हैं कि सुरभि ने मीडिया को, दुनिया को, आपको क्या दिया?
आपकी निगाह से? मैं सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूँ, वो सुरभि ने और लोगों को क्या दिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक सफ़र था मेरे लिए, मेरी अपनी पहचान के लिए और मेरे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, और मैं कौन हूँ उसको मुझे समझने में सुरभि ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। अंग्रेजी माहौल से मैं आया हूँ, अपने देश को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जब मुझे लोगों का प्यार मिला तो मुझे लगता है कि वो जो एक पूरी फ्रस्ट्रेशन एक इंसान की होती है कि मैं कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ इधर, वो सब पूरा हो गया। क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी जगह है, लोगों ने मुझे अपनाया, और ये सबसे बड़ी देन थी मेरे लिए सुरभि की। और इसका कारवां विदेशों में भी पहुंचा? हाँ, वो भी पहुंचा एज फ्रॉम ए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हमने किया। तो हमने कुछ 18 देश देखे। लोग कहते हैं ना, एक स्लोगन है, जॉइन एयर इंडिया एंड सी द वर्ल्ड, तो ये था जॉइन सुरभि एंड सी द वर्ल्ड। तो सुरभि की सिग्नेचर ट्यून, जो संकेत धुन जिसे की कहते हैं, लोग आज भी याद करते हैं, और हमें याद है कि पढ़ाई के दिनों में इस पर प्रश्न पत्र में सवाल भी पूछे जाते थे। तो किसने तैयार की थी ये धुन? ये बड़ा अच्छा आपने एक सवाल भी पूछा, और किस्सा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत मेरे मन में हुई अमेरिका में, जब मैं गाड़ी में किसी के साथ सफ़र कर रहा था और रेडियो पे एक धुन आई, और बड़ी अजीब सी इंटरेस्टिंग धुन थी। मैं उसको प्लेस नहीं कर सकता था कि ये क्या, ये अमेरिकन धुन है या हिंदुस्तानी धुन है, कुछ उसका मेल था। तो मैंने कहा, ये किसने धुन बनाई है? तो जो मेरे साथी थे उन्होंने कहा, ये एक बहुत मशहूर म्यूजिशियन है जो अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम है एल सुब्रमण्यम। तो मैंने कहा, अच्छा, बहुत खूब। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि कभी अगर ऐसा मुझ मौके हो, मैं ज़रा उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक मुझे बहुत ही डिफरेंट, इंटरेस्टिंग लगा। और फिर कुछ साल के बाद ये मौका मिला मुझे सुरभि करने का और ये प्रोग्राम भी बनाने का, उसके टाइटल म्यूज़िक करने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से ही ये म्यूज़िक कराऊंगा। तो मैंने दूरदर्शन से भी पूछा, उन्होंने कहा, देखो, तुमको जो भी करना है आपको, आप ज़रूर कीजिए, पूंजी इतनी है, अगर आपको अमेरिका जाके करना है वो आप करिए। बहरहाल मैंने प्रयास किया उस पर, और इंतज़ार किया जब तक कि डॉक्टर साहब जो हैं एक कॉन्सर्ट के लिए हिंदुस्तान आए, और फिर मैं उनको पहली बार मिला जब उन्होंने कहा कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ, कि मैंने कहा कि प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको रिकॉर्ड करें। तो उन्होंने कहा, आप कल सुबह मुझे मिलिए, इसके बारे में बताइए, क्योंकि काफ़ी मशहूर वो थे, और उन्होंने उस वक्त सलाम बॉम्बे का म्यूज़िक भी किया था मीरा नायर के लिए, जो भी मेरे एक मित्र थी। तो मैंने उनका भी जिक्र किया। तो दूसरे दिन सुबह मैं गया और मैंने उनको पूरा सुरभि का समझाया और बताया, और मैंने कहा, ख़ास तौर पे मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ही करें। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान लौट रहा हूँ 2 महीने के बाद, और मैं उस वक्त ज़रूर आपका रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने इंतज़ार किया, उन्होंने अपने म्यूजिशियंस लाए, मैं चेन्नई गया, उस वक्त वहाँ पे थे वो, और मैं क्या बताऊँ आपको, वो जो विजुअल्स रेडी थे उसको देखते हुए उन्होंने एक दिन में जो धुन तैयार की, वो तो मुझे अभी भी याद है। मतलब किस तरह से वो इतना जोश क्रिएट करती थी, और इतने अलग अलग उसके इंद्रधनुष की तरह उसके जो अलग अलग रंग थे उसके, ये उनकी ऊंचाई है, उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने जो म्यूजिक बनाया उन्होंने मेरे लिए। हमारे बहुत सारे दोस्तों के मन में, जिनके मन में कौतूहल होगा, उन्हें पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत समय से मेरे मन में भी ये बात थी, ये सवाल था। अच्छा, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ साहब, और भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? टेलीविजन का कुछ काम हम तो कर ही रहे हैं, और मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में अभी ये एक मिशन है, नया मिशन है, सुरभि संस्था, सुरभि फाउंडेशन जो हमने बनाया है, कि आगे जाके ये जो भी हमने काम किया है, जो एक ह्यूज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मूविंग पिक्चर आर्काइव ऑफ कल्चर है, वो उसके लिए एक सुरक्षित जगह हो, लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, यंगर जनरेशन को। और हम ये भी चाह रहे हैं कि लिविंग हेरिटेज सेंटर्स हमारे देश में आए और बने, जिसमें अपने हिंदुस्तान की संस्कृति एक ऐसे तरीके से अपने यंग लोगों को पेश की जाए जो उनको पसंद आती है, थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये एक नया प्रयास है, एक सुरक्षा करने का, अपना जो एक हमारी जो पूंजी है, और एक नए नए तरीके ढूंढने का अपने लोगों को पहुंचाने के लिए। टेलीविजन तो एक माध्यम तो है, लेकिन आज की जनरेशन अब टेलीविजन से कुछ और चाहती है। अब हमको मल्टीमीडिया के जरिए अपने लोगों का मन को भाना है, और उनको अपने कल्चर की तरफ लाना है with high technology. So we have to use new technology for an ancient civilization. ये तो तरकीब जो है सुरभि फाउंडेशन कर रही है, and I'm working on that these days. अच्छा, एक बार फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। हमारे दोस्तों को भी पता है कि आप शुरुआती दौर में मुंबई दूरदर्शन में समाचार वाचक थे, तो अचानक फिर आपने अपना रास्ता क्यों बदला, डॉक्यूमेंट्रीज की ओर क्यों मुड़ गए? वो तो मेरी हॉबी थी,
न्यूज़ मैं पढ़ता था क्योंकि और कोई तरीका नहीं था किसी आर्टिस्ट को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जी। अब वो फाइनली वो मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन सुरभि के जरिए आया। एज एन एंकर मैं खुल के पेश कर सका, लेकिन एज ए न्यूज़ रीडर मैं उतना ही एक्सप्रेस कर सकता था। मैं कुछ वहाँ पे हंस नहीं सकता था, मुस्कुरा नहीं सकता था, क्योंकि आप एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं। और ना मैं रो सकता था कि भाई यहाँ अर्थक्वेक हो गया हो ये इतने लोग मर गए, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। ना हिंदुस्तान जीत गया क्रिकेट मैच में, हा, वो भी नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन अपने आप को अलाउ कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता था कि हम इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अच्छे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। और वो ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना था टेलीविज़न का। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बार फिर से हम आपके फ्लैशबैक में चल रहे हैं और बचपन के दिनों में चल रहे हैं। तो ये बताइए, आपका बचपन कैसा था? बड़े मेधावी थे पढ़ाई लिखाई में, शरारती थे या कैसे थे? ये तो आपको मेरी माँ से ये पूछना पड़ेगा। हम खूब शरारती थे। मेरी हड्डियाँ भी काफ़ी टूटी हैं, क्योंकि हम दौड़ते थे, भागते थे, कूदते थे, गिरते थे। मेरा बचपन जो है मेरे फादर के साथ और मदर के साथ आर्मी में थे, तो बड़ा आउटडोर रहा। कश्मीर के हम रहने वाले हैं, तो हम काफ़ी आउटडोर में ट्रैक्स, कैंप्स, पिकनिक्स, दरियाओं को क्रॉस करना और पेड़ों पे चढ़ना, ये हमेशा हमारे साथ रहा। तो आई हैड अ वेरी फैबुलस आउटडोर चाइल्डहुड। इस वक्त एक गाना है मिशन कश्मीर फिल्म का, और कश्मीर की बहुत सारी बातें आपने कही। अभी चूंकि बचपन की बातें चली हैं, तो हम आपको गाना सुनवाते हैं, अपने दोस्तों को भी, मिशन कश्मीर फिल्म का ये गीत। सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो, रिंद पोषमाल गिनने जाए लो। आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, रिंद पोषमाल गिनने जाए लो। आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, रिंद पोषमाल गिनने जाए लो। अच्छा, चलते चलते आप हमें ये बताइए कि जब आपको फुर्सत के लम्हे मिलते हैं, तो फुर्सत के लम्हे किस तरह से गुजारना पसंद करते हैं? फैमिली के साथ। वो बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं, और
हम सब फिल्में बहुत पसंद करते हैं, तो फिल्म भी देखते हैं, बाहर खाना खाने के लिए निकलते हैं। हमारे पास एक छोटा सा घर है लोनावला में, वहाँ पे जाते हैं। जाड़े के समय वहाँ बॉनफायर्स होती हैं, वहाँ पे बारबेक्यू बनते हैं, बातचीतें होती हैं। ये ऐसे लम्हों का हमें बहुत इंतजार होता है। आपकी बेटी भी सुना है बहुत प्रतिभाशाली हैं, बड़ी टैलेंटेड है, तो उनको भी आप इसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसी फील्ड में, या कोई मुझे ले जाना, वो तो आगे दौड़ रही हैं। पहले तो मुझे बहुत चाह है रही हमेशा कि वो फिल्मों में आए, तो वो बहुत ही सालों से अभी काम कर रही हैं मेरे साथ, 8-10 साल तो हो गए हैं। अब वो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के, तो वो फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाती हैं। उनका एक्चुअली उनका शौक जो है फीचर फिल्मों का है, तभी मैंने उनको पकड़ के रखा अपने साथ। लेकिन उनकी क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत अच्छी हैं, और जितनी फिल्में हैं वो मैं फिर भी, गीता और मैं हफ्ते 2 हफ्ते में 1 आध फिल्म देख लेते हैं, वो रोज़ाना एक फिल्म देखती हैं, पूरी दुनिया की फिल्में देखती हैं। तो मुझे यकीन है कि इवेंचुअली जाके वो फीचर फिल्म्स में बहुत कुछ अपना नाम बनाएंगे। सिद्धार्थ काग साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, आपने इतना सारा हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, शुक्रिया, नमस्कार। हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान थे जाने माने वृत्त चित्र निर्माता और लेखक सिद्धार्थ काग। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे शशांक। प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम।